नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। उत्तराखंड में हल्द्वानी के बनभूलपुरा में रेलवे की 78 एकड़ जमीन से 4000 परिवारों को बेदखल करने के उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। शीर्ष अदालत के इस आदेश के बाद 4000 परिवारों की आशियानों को फिलहाल नहीं उजाड़ा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भेजते हुए उत्तराखंड सरकार और रेलवे से इस मामले पर जवाब भी मांगा है। कोर्ट ने कहा है कि रातों रात आप 50,000 लोगों को नहीं हटा सकते, ये एक मानवीय मामला है। कोर्ट ने कहा कि हमें कोई व्यावहारिक समाधान ढूंढना होगा, समाधान का ये सही तरीका नहीं है। जमीन की प्रकृति, अधिकारों की प्रकृति, मालिकाना हक की प्रकृति, उत्पन्न होने वाले कई कोण हैं जिसकी जांच होनी चाहिए। इन्हें हटाने के लिए केवल 1 सप्ताह का समय काफी कम है। पहले उनके पुनर्वास पर विचार होना चाहिए। बता दें कि जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस अभय एस ओंक की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही थी। अब अगली सुनवाई 7 फरवरी को होगी। हल्द्वानी के 78 एकड़ जमीन पर हाईकोर्ट ने अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। वहीं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ये बयान सुप्रीम कोर्ट की फैसले के बाद, सुनवाई के बाद आया। सीएम धामी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है सरकार उसका पालन करेगी। बता दें कि हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए 7 दिन के अंदर अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए थे, जिस पर स्टे लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 7 दिनों के भीतर 50,000 लोगों को एक साथ नहीं हटाया जा सकता। उन्होंने राज्य सरकार और रेलवे को नोटिस जारी करते हुए अपना पक्ष रखने को कहा है। भूमि है और रेल विभाग माननीय हाईकोर्ट में और माननीय उच्च न्यायालय में जो भी उनका मुकदमा था वो चल रहा था, और राज्य सरकार की तरफ से हमने पहले ही कहा है कि जो भी न्यायालय का आदेश होगा हम उसके अनुरूप आगे कार्रवाई करेंगे। और हल्द्वानी में रेलवे भूमि से अतिक्रमण हटने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं इस काली सेना के प्रमुख स्वामी आनंद स्वरूप के बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि उन्होंने आनंद स्वरूप मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस अवैध बस्ती पर बुलडोजर चलाया जाए ताकि शाहीन बाग जैसी स्थिति उत्तराखंड में उत्पन्न ना हो। क्या कुछ कहा, सुनिए आप। लगातार जहां भी ऐसे अवैध मामले आते हैं वो वैसे आकर के खड़ा हो जाता है। ये संविधान की शपथ लिया है या कुरान की, मैं समझ नहीं पाता हूं। मैं फिर से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को कहता हूं कि तत्काल इस जो अवैध कॉलोनी है, रेलवे की जमीन है, उसको खाली करवाइए लग करके रेलवे के साथ, और रेलवे को भी, चूंकि उनके पास आरपीएफ है, लग करके रेलवे की जमीन को खाली करवाना चाहिए। अगर जरूरत पड़े तो बीएसएफ और सीआरपीएफ की लगातार जहां भी ऐसे अवैध। खबर खटीमा से है, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी के साथ केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने खटीमा में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां 265 करोड़ की लागत से गदरपुर में बने 4 लेन बाईपास और खटीमा में बने 2 लेन बाईपास का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने वर्चुअली उद्घाटन किया। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि गदरपुर बाईपास बनने से जहां रुद्रपुर से देहरादून जाने में जाम से निजात मिलेगा, तो वहीं समय की बचत भी होगी। दोनों बाईपासों के, खटीमा बाईपास के लोकार्पण से, आज इसके चालू हो जाने से, और गदरपुर के बाईपास के लोकार्पण से, जहां खटीमा बाईपास से बनबसा, टनकपुर, खटीमा, पिथौरागढ़, चंपावत, लोहाघाट और धारचूला तक के लोगों को सीधे सीधे जो शहर के अंदर घनी आबादी के बीच से आना पड़ता था, और यहाँ के लोगों को भी तमाम प्रकार का जो अनावश्यक रूप से प्रदूषण है वो उनके ऊपर उसका असर पड़ता था, और जाम और तमाम प्रकार की जो समस्याएं हैं उनसे निजात मिलेगी और सीधे सीधे लोग यहाँ से जाएंगे आसपास के क्षेत्रों का। वहीं गदरपुर बाईपास के बन जाने से इस क्षेत्र के लोगों को और आसपास के क्षेत्र के लोगों को बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। उनकी यात्रा, उसकी समय सीमा कम होने वाली है। मैं इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ, माननीय गडकरी जी का भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने दिया है, हमारे केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट जी जिन्होंने इसके लिए अत्यधिक प्रयास किया है, उनका भी धन्यवाद करता हूँ।
चमोली के जोशीमठ में हो रहे भूदशाओं के लिए एनटीपीसी के टनल जिम्मेदार नहीं है, ये हम नहीं, राज्य के आपदा प्रबंधन सचिव डॉक्टर रंजीत कुमार सिन्हा कह रहे हैं। जोशीमठ में लगातार भूदशा हो रहा है, जिसके चलते 500 से ज्यादा परिवार आज बेघर होने की स्थिति में आ गए हैं। शासन की ओर से विशेषज्ञों की एक समिति जोशीमठ का दौरा करेगी और वहां की परिस्थितियों का जायजा लेगी। लेकिन आपदा प्रबंधन सचिव रंजीत कुमार सिन्हा की माने तो एनटीपीसी की टनल जोशीमठ से काफी दूर है, इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि टनल के कारण जोशीमठ में जमीन धंस रही है। देखिए, पॉलिसी लेवल की बात है, इसमें हमें दोनों चीज़ें देखनी है। लोगों की सुरक्षा भी देखनी है और जो विकास का पूरा हमारा सिलसिला है वो भी ना रुके, वो भी हमें देखनी है। तो इन दोनों में बैलेंस करके हमें एक निर्णय लेना पड़ेगा। अगर कहीं पर ऐसी समस्या आती है, ये केस टू केस देखना पड़ेगा। एक ब्लैंकेट हम नहीं कर सकते कि हम निर्माण ना होने देंगे। केस जोशीमठ का एक केस आया, उसके बारे में हम विचार कर रहे हैं और उसे हमें देखना पड़ेगा कि ऐसा ना हो कि क्योंकि वो 4 धाम रूट पे पड़ता है, अगर कोई ऐसा हम निर्णय लेने से कारण हमारा 4 धाम यात्रा प्रभावित हो जाए, वो भी हमें देखना पड़ेगा। तो उन सबको देखते हुए हम एक निर्णय लेंगे। देखिए, टनल दूर है वहाँ से, तो उसको डायरेक्टली हम नहीं कह सकते। अब धरती के अंदर क्या चल रहा है उस पर तो हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन टनल काफ़ी दूर है वहाँ से। रिपोर्ट्स में सर नहीं, ऐसी कहीं भी हमें कोई रिपोर्ट नहीं मिली है जिसे इसमें ये दर्शाया गया हो साक्ष्य के सहित कि टनल उसके लिए एक काइंड ऑफ कारण है। तो ऐसा कोई रिपोर्ट नहीं है हमारे पास। इधर जोशीमठ में लगातार हो रहे भूदसाव को देखते हुए जोशीमठ की जनता ने अपने राष्ट्रीय राजमार्ग में चक्का जाम लगाकर व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान बंद रखे। जोशीमठ में लगातार भूदसाव होने के चलते लोगों की मकानों में दरारें आने के चलते लोग डर के साए में जीने को मजबूर हैं। आक्रोशित लोगों ने टीसीपी के पास चक्का जाम कर सरकार के प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। जहाँ पर दरारें आई हैं, हमने उनको क्लासीफाई किया है। सीवियर कैटेगरी है, जहाँ पर दरारें बहुत ज़्यादा हैं, उन परिवारों को हमने शिफ्ट भी करवाया है। अलग अलग जगहों पर वो परिवार शिफ्ट कर रहे हैं, वहाँ पे जो इंतजाम हम करवा रहे हैं। ये भी कहना दोबारा से बोलने गलत है कि कोई व्यवस्था हमारी तरफ से नहीं की जा रही है, सभी व्यवस्थाएं हम उनके लिए करवा रहे हैं। दूसरी चीज़, फिर जो मॉडरेटली अफेक्टेड है, हम उनको निवेदन कर रहे हैं कि आप जो है शिफ्ट कर लीजिए। और कुछ ऐसे बोल रहे हैं जिनमें बहुत हल्की दरारें हैं, पर उनके पास भी हम जा रहे हैं। कोई बोल रहा है कि अगर आप शिफ्ट करना चाहते हैं तो हम आपकी व्यवस्था करवाएंगे। अगर सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं होती, सरकार ने कोई उत्तर दिया होता, पिछले 14 महीने में कोई कार्रवाई की होती तो लोग सड़क पर आते। ये तो अंतिम विकल्प है कि 14 महीने के बाद लोगों का क्या विकल्प है? जब लोग सर्दी की रातें खुले आसमान में बिताएंगे तो क्या करेंगे उसके बाद? कल आपने देखा एक कॉल पर जो है 1,500 आदमी सड़क पर आ गए। तो इससे जो है स्थिति की संवेदनशीलता का, गंभीरता का पता चलता है। लेकिन सरकार जितनी स्थिति संवेदनशील है, सरकार उतनी असंवेदनशील है, सरकार उतनी गैर गंभीर है। मुख्यमंत्री सुनने को तैयार नहीं, डीएम फोन उठाने को तैयार नहीं, एसडीएम तुमने छुट्टी भेज दिया, कैसे चलेगा? एक तहसीलदार के भरोसे आपने आपदा प्रभावितों को छोड़ दिया, ऐसे नहीं कैसे चलेगा? लगातार पिछले 14 महीने से हम लिखते रहे, बोलते रहे, पढ़ते रहे, लगातार प्रदर्शन हुआ है, सरकार के कानों में जू नहीं रही है। अब जब लोग सड़क पर आ गए हैं तब जो है सरकार कहती है जागी, लेकिन अभी भी जो जमीनी काम होना है उस पर कोई कार्रवाई नहीं। तब हम ये कह रहे हैं सरकार से, अगर आप अभी नहीं जागोगे तो लोग आ गए हैं सड़क पर, अब लोग वापस जाने वाले नहीं हैं। यह आंदोलन उग्र से उग्रतर होगा और स्थिति जो है नियंत्रण से बाहर हो जाएगी। उससे पहले जागो, उससे पहले कार्रवाई करो, अन्यथा फिर आपके संभाले ये स्थिति संभलेगी। हो चुका है, सरकार ने जनता को उग्र होने पर मजबूर कर दिया है। ये जो उग्रता है ये आपने सड़क पर देखी है। हजारों लोग केवल एक कॉल पर, एक बार बोलने पर हजारों लोग मशाल लेकर के सड़क पर आ गए। कल जोशीमठ में चक्का जाम है, बाजार बंद है, एक गाड़ी का चक्का नहीं घूमेगा। और परसों एनटीपीसी का दफ्तर बंद रहेगा, एनटीपीसी का घेराव होगा। उसके बाद अगर सरकार नहीं झुकती है, सरकार जनता का इंतजाम नहीं करती है, जनता जो है खुले आसमान के नीचे सोने को मजबूर है, अगर तब भी नहीं चेतते हो तो और उग्र किया जाएगा। हमको उग्रता दिखाने पर मजबूर न करे सरकार, ये हम कहना चाहते हैं। जिंदगी भर की कमाई सब खत्म हो गई। भाई यार हम तो यहाँ आपदा में फंसे पड़े हैं, क्या किया जाए? ये सब कूट काट रहा फिर अभी फिर से फिर आए थे ससुराल शादी हुई। हाँ दिखाओ। हाँ तो अब न खाए न पिया। अरे बहुत भयंकर काम स्थिति हो करे गई इतना बड़ा बनाया, ऋण कर निकाल, फिर सब खत्म हो गया, क्या करें?
बचाओ संघर्ष समिति पूरे जोशीमठ की संघर्ष समिति है, सभी लोगों ने मिलकर एक निर्णय लिया है कि एक आंदोलन को फिर से उठाया जाए और वो आंदोलन में कल सबसे पहले मसाल जुलूस जो कल रात को हुआ था, एक छोटी सी कॉल पे पूरा जोशीमठ एकत्रित हुआ है। तो मसाल जुलूस के पश्चात आज ये चक्का जाम की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है और ये जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति के ही आंदोलन की जो प्लानिंग है उसमें ही ये रखा गया था कि कल हम एक थोड़ा सा उग्रता का परिचय देंगे और अपनी मांगों को मनवाने के लिए आने वाली 14 जनवरी यानी कि वेटरन डे पर देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह देहरादून के दौरे पर हैं। इस बारे में प्रदेश के सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने मीडिया से जानकारी साझा करते हुए बताया कि रक्षा मंत्री प्रदेश के पहले वॉर मेमोरियल यानी कि शौर्य धाम का भी उद्घाटन करेंगे, जिसका निर्माण कैंट क्षेत्र के चीड़बाग में किया जा रहा है। इसके अलावा भारतीय सेना देहरादून के महिंद्रा ग्राउंड में देश का पहला ऑल एज वेल वेदर रनिंग ट्रैक भी बनवा रही है सरकार। इसका उद्घाटन भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। इसके अलावा प्रदेश के तमाम सैनिकों से मुलाकात भी करेंगे। वेटरन डे है और वेटरन डे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी उत्तराखंड आ रहे हैं और उत्तराखंड से उनका विशेष लगाव है। पूर्व जब हमने सैन्य धाम का जब भूमि पूजन किया था उसमें भी उनका दर्शन मिला था, जहां उस दिन यहाँ पर आकर सैनिकों के बीच में आकर उनकी समस्याओं को सुनेंगे। वहीं एक शौर्य धाम भी यहाँ पर जो चीड़बाग में बन रहा है उसका लोकार्पण उनके कर कमलों द्वारा करा जाएगा। मैं इसके लिए उनका आभार करता हूँ कि आप लगातार उत्तराखंड से विशेष लगाव रखते हैं और यहाँ के लोगों का मनोबल बढ़ाते रहते हैं। विधानसभा बैकडोर भर्ती के मामले में एक बार फिर से कांग्रेस के नेता ही आमने सामने आ गए हैं। जहां पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह विधानसभा में भर्ती के मामले में कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, तो वहीं पूर्व सीएम हरीश रावत विधानसभा से निकाले गए मुलाजिमों के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। हरीश रावत जी से आप पूछेंगे, मैं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं और मैं कह रहा हूं कि विधानसभा में गलत तरीके से भर्तियां हुई है। ये कैबिनेट के अप्रूवल से हुआ है। मैं ज्यादा किसी ने क्या कहा मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करता। देहरादून की जहां पर विधानसभा बैकडोर भर्ती के मामले पर कांग्रेस नेताओं के आमने सामने आने के बाद अब भाजपा नेताओं ने उन पर चुटकी लेना शुरू कर दिया है। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने कहा कि कांग्रेस के नेता पहले घर की लड़ाई सुलझाएं, तब लोगों के बीच जाकर मध्यस्थता करें तो बेहतर होगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता एक ही मुद्दे पर अलग अलग राय रखते हैं, इसलिए अंदाजा लगाया जा सकता है कि पार्टी के भीतर कितनी एकता है। शम्स ने नसीहत देते हुए कहा कि पहले कांग्रेस को अपने अस्तित्व को बचाने की जरूरत है कि कौन टांग किधर है। ये वो कुर्सी है कांग्रेस जिसकी एक टांग जमीन पे रहती है, एक आसमान पे रहती है और उन्हें आपस में एक जो बहुत बड़ा जो राजनीतिक द्वंद्व चलता है कांग्रेस के नेताओं में वो सबके सामने है और इसलिए जो जूतों में कांग्रेस में दाल बढ़ती है उससे उन्हें बचना चाहिए, क्योंकि जो देश को एक करने की बात कर रहे हैं वो कम से कम पहले अपनी कांग्रेस पार्टी को एक कर ले तो बड़ी बात हो। वक्फ बोर्ड के सीईओ के रूप में आईपीएस अधिकारी मुख्तार मोहसिन की तैनाती के बाद अब वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने कहा कि बोर्ड के कामों को बेहतर तरीके से निष्पादित करने के लिए सरकार से मांग की गई थी, जिसके बाद मुख्यमंत्री धामी के द्वारा यह निर्णय लिया गया। आईपीएस जो आज आईजी ट्रैफिक के रूप में निदेशक के रूप में काम कर रहे हैं, उनसे हमने स्पेशल आग्रह पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें एक अच्छा ऑफिसर दिया है जिससे वक्फ की संपत्तियों का सही से संरक्षण किया जा सके, उन वक्फ की संपत्तियों पे जो अवैध कब्जे हैं उन्हें रोका जा सके, जो वक्फ माफिया भूमाफिया वक्फ की संपत्तियों पे अवैध कब्जे करके बैठे उनके ऊपर नकेल कसी जा सके। और इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय मंत्री जी का दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। खानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश शर्मा ने अपने विधानसभा क्षेत्र के हर गांव उजाला अभियान की शुरुआत कर दी है। इसके साथ ही आपको बता दें कि जिसको लेकर उमेश शर्मा ने बताया कि वो अपने विधानसभा क्षेत्र में 5 ऐसे मुख्य चौराहों को चिन्हित कर उन्हें अत्याधुनिक लाइटों से सुसज्जित करने जा रहे हैं,
जहां ग्रामीणों की ज्यादा संख्या में आवाजाही रहती है। उनके विधानसभा क्षेत्र में जितने भी विद्युत रहित क्षेत्र शामिल हैं उन्हें चिन्हित करते हुए सोलर तकनीक से लैस करते हुए वहां की रोशनी की व्यवस्था वहां की जाएगी। इसके अलावा हर गांव को रोशन किए जाने का बीड़ा उन्होंने उठाया है। हर घर हर गांव ज्यादा हम करेंगे। अभी हमने अपने खानपुर विधानसभा क्षेत्र के जो हर गांव के 5 मुख्य चौराहे हैं उन पर हम लाइटें लगा रहे हैं ताकि गांव के जो 5 मुख्य चौराहे हैं वहां पर लाइट रहे और जहां पर लाइट नहीं है वहां सोलर की व्यवस्था कर रहे हैं, सोलर लाइटों की। तो मुझे उम्मीद है कि 6 महीने के अंदर हमारे गांव, हमारे विधानसभा क्षेत्र का कोई भी गांव ऐसा नहीं रहेगा जिसके हर मुख्य चौराहे। खबर देहरादून से, जहां पर ग्रामीण विकास मंत्री गणेश जोशी ने ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा बैठक की। देहरादून सचिवालय में विभाग की समीक्षा बैठक हुई। मंत्री ने विभाग के कामों की प्रगति रिपोर्ट पर अधिकारियों से जानकारी ली। प्रदेश के कई जिलों से प्लान को लेकर भी अधिकारियों से फीडबैक लिया। साथ ही हाल ही में शुरू की गई लखपति दीदी योजना को लेकर भी जानकारी दी गई। घनसाली के पूर्व विधायक भीमलाल आर्य ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पर जुबानी हमला बोला है। पूर्व विधायक भीमलाल आर्य ने कहा कि उत्तराखंड में कांग्रेस कहीं मजबूत नहीं है और इसका जीता जागता उदाहरण 2022 के विधानसभा चुनाव में है, क्योंकि इस चुनाव में कांग्रेस ने विधायकी का नहीं बल्कि मुख्यमंत्री पद का चुनाव लड़ा। कांग्रेस की कहीं कोई मजबूती नहीं है और इसका जीता जागता उदाहरण 2022 का विधानसभा चुनाव है। कांग्रेस विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ रही थी, कांग्रेस तो मुख्यमंत्री का चुनाव लड़ रही थी। और ये मैं स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं कि हरीश रावत जी ने उत्तराखंड से कांग्रेस को पूर्णतः निपटा दिया है। अब कोई आसार कांग्रेस के नहीं है और हरीश रावत जी की पद के प्रति जो उनकी लालसा है, मुख्यमंत्री बनने की जो उनकी लालसा थी, इस लालसा ने कांग्रेस को उत्तराखंड से समूल समाप्त करने का कुचक्र रचा था और वो रच गया है। अब कोई किरण, आशा की किरण नहीं कि कांग्रेस प्रदेश में उभर पाएगी, क्योंकि इनमें विभेद है, विभिन्नता है। विभिन्नता और विभेद होने के कारण जो है कांग्रेस अब उभर नहीं सकती। बनभूलपुरा के रेलवे अतिक्रमण मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और ऐसे में जहां प्रभावित क्षेत्र में देर रात तक दुआओं और तिलावत का सिलसिला चलता रहा, प्रशासन की नजर भी सुनवाई पर टिकी रही। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद ही पीड़ित परिवारों ने राहत की सांस ली है। रेलवे भूमि अतिक्रमण के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। खबर लक्सर से है, जहां पर कांग्रेस आने वाले 8 दिसंबर को लंडोरा में सद्भावना सम्मेलन आयोजित करने जा रही है। सम्मेलन को सफल बनाने के लिए कांग्रेस नेताओं और हरिद्वार देहात क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। अभियान की कमान खुद पार्टी जिलाध्यक्ष राजीव चौधरी ने संभाल ली है। तो 8 दिसंबर को सद्भावना सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। कांग्रेसियों के द्वारा ये जनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा, जिसमें राजीव चौधरी जिलाध्यक्ष और तमाम लोग शामिल होंगे। तो कांग्रेसियों ने जनसंपर्क अभियान चलाया। लक्सर से खबर बता रहे हैं 8 दिसंबर को सद्भावना सम्मेलन का आयोजन कांग्रेस के कार्यकर्ता करने जा रहे हैं, जिसमें तमाम कांग्रेस पार्टी के नेता कार्यकर्ता शामिल होंगे। तो 8 दिसंबर को यह सद्भावना सम्मेलन का आयोजन कांग्रेस पार्टी लक्सर में करने जा रही है। अभी प्रदेश अध्यक्ष जी ने मुझे यहाँ हरिद्वार ग्रामीण का जिला अध्यक्ष के लिए नियुक्त किया है। तो काफ़ी लंबे समय से संगठन का जो काम था थोड़ा सा ठंडा पड़ा हुआ था। तो अध्यक्ष जी के आदेश पे के कार्यकर्ताओं में ऊर्जा कैसे लाई जाए, और दूसरी तरफ आज देश में जो एक नफरत और ईर्ष्या और एक ऐसी भावनाएं देश के अंदर पैदा हो गई हैं, जिसके लिए हमारे राहुल गांधी जी पूरे कन्याकुमारी से लेकर और श्रीनगर तक भारत जोड़ो यात्रा लेकर निकले हैं। तो उसी कड़ी में जोड़ते हुए हम लोगों ने ये प्रयास किया। हमारे जो गुरुजी हैं उमा दत्त शर्मा जी, इनसे बात हुई, रस्तोगी जी हैं, इन सब से बात करके तय हुआ कि हम लोग एक यहाँ सद्भावना सम्मेलन करें, जिसमें सभी जाति धर्म के लोगों को बुलाया जाए। साहब और हरीश रावत जी ने जोड़ लगा दिया और यहाँ आकर के राजीव जी के साथ, रस्तोगी जी के साथ और
बालेश जी के साथ और हमारे जो बाहर के अतिथि लोग आए हैं इन लोगों के साथ जो आए हुए हैं, जो इनके अंदर ऊर्जा है, जो शक्ति है, ये शक्ति अगर लग गई तो बीजेपी हरिद्वार कॉन्स्टिट्यूएंसी से भाग जाएगी, रहने की नहीं। अगर हल्द्वानी का बनभूलपुरा अवैध कब्जा है तो कुछ सवाल भी हैं। यहाँ के बाशिंदों के पास 1937 तक की जमीनों के दस्तावेज आखिर कहां से आए? यहाँ सरकारी स्कूल और अस्पताल कैसे बने? जानना बेहद जरूरी है। रिपोर्ट आप पहले देखिए। आशियाना बचाने की जंग के बीच फैसले से पहले दुआओं के लिए उठते इन सैकड़ों हाथों की दुआएं लगता है कबूल हो गई। तभी तो देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी जिस आदेश में करीब 5000 आशियाने पर बुलडोजर चलने का खतरा मंडरा रहा था। लेकिन अब अगली सुनवाई तक इन लोगों को राहत मिल गई है। कोर्ट ने माना है कि 7 दिन में अतिक्रमण हटाने का फैसला सही नहीं है, इसलिए कोर्ट ने मानवीय नजरिए से देखा और जल्द ही इस मामले में समाधान करने की जरूरत का जिक्र भी किया। वो रेलवे की भूमि है और रेल विभाग माननीय हाई कोर्ट में और माननीय उच्च न्यायालय में जो भी उनका मुकदमा था वो चल रहा था और राज्य सरकार की तरफ से हमने पहले ही कहा है कि जो भी न्यायालय का आदेश होगा हम उसके अनुरूप आगे कार्रवाई करेंगे। यकीनन सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड के हल्द्वानी में करीब 50,000 लोगों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने हल्द्वानी के बनभूलपुरा इलाके में रेलवे की जमीन से अतिक्रमण हटाने के हाईकोर्ट के आदेश पर रोक का आदेश जारी किया। दिल्ली से लेकर दून और दून से लेकर हल्द्वानी तक धामी सरकार की सोच पर सवाल उठने के लिए सियासत भी तैयार दिखी। विपक्ष ने सरकार की नीयत पर सवाल खड़े करने में देर नहीं लगाई। आज उच्चतम न्यायालय ने हल्द्वानी के बनभूलपुरा मामले में लगभग 1 महीने का स्टे दे दिया है। ऐसे में बहुत राहत बड़ी खबर है ये वहाँ के वासियों के लिए भी और समस्त उत्तराखंड के लिए भी। पुनः एक बार अपने न्याय प्रणाली के प्रति नतमस्तक हूँ, न्यायाधीशों का धन्यवाद करती हूँ। परंतु जहाँ एक और न्यायाधीशों ने मानवीय दृष्टिकोण की बात अपने वर्डिक्ट में कही, वहीं दूसरी ओर हमारे प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी जी के मुखारविंद से एक बार भी मानवीय दृष्टिकोण का शब्द नहीं फूटा, एक बार भी संवेदनशीलता नहीं जताई गई, एक बार भी ये नहीं बताया गया कि आपका मदद का हाथ क्या बढ़ेगा इन लोगों की तरफ अगर पक्ष में निर्णय नहीं होगा तो। बार बार मुख्यमंत्री जी ये कह रहे हैं कि ये मामला रेलवे विभाग और कोर्ट के बीच में है और माननीय न्यायालय जो भी फैसला देंगे राज्य सरकार उसका निर्वहन करेगी या उसका पालन करेगी। सुनवाई से पहले इस केस को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। स्थानीय लोगों का सवाल है कि अगर रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण हुआ तो फिर सरकार हाउस टैक्स, वाटर टैक्स, बिजली का बिल कैसे लेती रही? अगर रेलवे की जमीन है तो फिर सरकार ने खुद यहाँ 3 सरकारी स्कूल और सरकारी अस्पताल कैसे बना दिया? इतना ही नहीं, लोगों का कहना है कि सरकारी स्कूल भी गिरेंगे तो बच्चों को अस्थायी रूप से पढ़ाने का प्रशासन सोचता है और हजारों लोग बेघर होकर कहां जाएंगे ये क्यों नहीं सोचा जाता? जब सरकार तक को पता नहीं होता कि जमीन रेलवे की है या सरकारी, तो सिर्फ जनता ही क्यों अतिक्रमणकारी है? इन सवालों का जवाब मिलना बाकी है। अमित चौधरी, इंडिया वॉइस, हल्द्वानी। और इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।